वो ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम की तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में नहीं चढ़ पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई है। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना होगा। सामान के नाम पर उसकी गोद में एक छोटा सा बैग दिख रहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश करता रहा पीछे से देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख जाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और मैं भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? लड़की बोली, अंकल दिल्ली तक जाना है। टीटी पूछता है, टिकट है? लड़की का जवाब था, नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई इसलिए इसमें बैठ गई। टीटी कहता है, अच्छा 300 रुपये की पेनाल्टी बनेगी। लड़की कहती है, लेकिन अंकल मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं। टीटी गुस्से में बोलता है, ये तो गलत बात है बेटा, पेनाल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। लड़की कहती है, सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पे जनरल में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, कुछ परेशानी आ गई इसलिए जल्दीबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखने भूल गई। बोलते बोलते वो लड़की रोने लगी। टीटी उसे माफ़ कर देता है और 100 रुपये में उसे दिल्ली तक डिब्बे में बैठने की परमिशन दे देता है। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी तरफ देखकर हंस तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर कोई जुगाड़ करा के उसके लिए पैसे भिजवा दें, वरना वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। मेरे मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस हो रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से ये बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तक तो उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय निकालने लगा जिससे मैं उसकी मदद भी कर सकूं और फ्लर्ट भी ना कहलाऊं। फिर मैंने एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अजनबी हम उम्र के लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना शायद अजीब होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए ये 500 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम इसे वापस करो। उस अजनबी हमसफ़र ने एक चाय वाले के हाथों वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना लिया कि उसे ना बताए कि वो नोट मैंने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाएगा कि नोट किसने भेजा है। लेकिन मैं तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस की। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा कर हर थोड़ी देर में मैं उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो वो वहाँ नहीं थी। ट्रेन दिल्ली स्टेशन पर ही रुकी थी और उस सीट पर एक छोटा सा नोट रखा था। मैं झटपट मेरी सीट से उतरकर उसे उठा लिया। थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। उनकी बीमारी की वजह से उनकी मौत के बाद उन्हें ज़्यादा देर तक घर में नहीं रखा जा सकता। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ, जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वो आँखें और वो मुस्कुराहट जैसे मेरे जीने की वजह थी। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई एक खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता है और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र।
उसने अपना पता लिखा। वह पता मेरे शहर से 300 किलोमीटर के फासले पर था। मैं तो रात भर सोचता रहा कि सुबह तो उसके पास जाना ही है, चाहे तूफान क्यों ना आ जाए। मन में अजनबी हमसफर से मिलने की लालसा रात भर जगी रही कि रात के 2 बज गए। सोचते सोचते नींद भी नहीं आ रही थी। मैंने रात को सुबह की ट्रेन की सीट बुक करवा ली थी। सुबह 7 बजे की ट्रेन से अजनबी हमसफर से मिलने के लिए घर से निकल पड़ा। शाम को उनके शहर में पहुंचा। अंधेरा सा हो गया था। मैंने आसपास में कई लोगों से पते पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन लोग अनदेखा कर रहे थे। मैं बहुत थक चुका था। फिर पास में ही मुझे एक चाय की दुकान दिखाई दी और वहां चला गया। वहां भीड़ में खड़े लोग चाय का आनंद उठा रहे थे। वहां मैंने चाय के लिए बोला। उन्होंने 1 कप चाय दी और मुझसे बोले, आप हमें परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? मैंने उनसे जगह के बारे में पूछा। पॉकेट से खत बाहर निकाला। खत को देखते ही उस लड़की की आंखों में आंसुओं की लहर दौड़ पड़ी और मुझसे भी नहीं रहा गया। मैं भी रोने लगा। उसने अपनी दुख भरी आवाज में बोला कि आप ही हो जो ट्रेन में 500 रुपये एक बच्चे से भिजवाए थे। मैंने कहा हाँ। फिर जोर से गले लगकर रोने लगी। वो बोली, मैं आपकी वजह से मेरी माँ का अंतिम बार मुंह देख पाई हूँ। मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। वो मुझे अपना दुख सुनाने लगी। अंदर से इतना दिल रो रहा था कि मध्यम परिवार के साथ कितने अत्याचार होते हैं। लड़की बोली, मेरा सब कुछ चला गया, मैं अकेली ही रह गई हूँ, मेरा कोई अपना नहीं है। परिवार में एक माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने आपके द्वारा जो 500 रुपये दिए थे, उनमें से मैंने 100 रुपये बचाए। उन 100 रुपयों से मैंने एक चाय की दुकान लगा ली। बस यही सहारा है कुछ करने का। रात होने लगी थी और मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ कोई होटल है? वो बोली, नहीं, घर पर ही खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं, अब रात हो गई है, चलो हम होटल पर खाना खाने चलते हैं। फिर हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैं मन से सोच रहा था कि यही होटल में रहने की जगह होगी, यही रात गुजार लूँगा। होटल में लोग बातें करने लगे। ये लड़की तो वही है जो सुबह चाय की दुकान लगाती है। लोग तो बुरा भला कहने लगे। मैंने उनको बोला कि चलो मैं आपको घर तक छोड़ के आता हूँ। उसने कहा, आप कहाँ रहोगे? मैंने जवाब दिया, मैं यहीं होटल में ठहर जाऊँगा। फिर उसने अपनी दुख भरी आवाज़ में कहा, आप भी मुझसे दूर जा रहे हो क्या? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं। फिर हम दोनों सुबह वहाँ से अपने शहर के लिए चल पड़े। घर पहुँचकर अपने बड़े भैया और भाभी को इसकी सारी कहानी सुनाई तो वो भी आंसुओं को नहीं रोक पाए। भैया और भाभी ने अगले ही महीने हम दोनों की रीति रिवाज से शादी तय कर दी। किसी को रोते देखकर हंसो मत, क्योंकि वो हर इंसान दुख में है। जिंदगी की राह में सिलसिले कुछ अजीब रहे। अनजान रास्ते, अनजाने से मोड़, अजनबी हमसफर, अजनबी सी दौड़, अनकहे रिश्ते, अनकही सी होड़। सफ़र तो फर्ज के दरवाजे पर जाके सुलझा है। अजनबी हमसफर का हर अल्फ उलझा है। फिर हमारी आंखें हर रोज़ ट्रेन के डिब्बे को देखती रही कि जिस बच्चे द्वारा वो खत भेजा गया था वो बच्चा हमें मिल जाए। आखिरकार हमारी मेहनत सफल हुई, वो बच्चा मिल गया। शादी में हमारे साथ रहा। फिर हम दोनों ने एक फैसला किया कि आज के बाद ये बच्चा घूम घूम कर चाय नहीं बेचेगा। खुद इनकी एक चाय की दुकान होगी। खुद लोग चलकर इनके पास चाय पीने आएंगे। आप हर किसी की सहायता नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके सामने हैं आप उसकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं। अजनबी बनकर किसी की सहायता करने के लिए दौलत की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए साफ मन की ज़रूरत होती है। उसने हाथ मेरा कुछ इस लहजे में थामा था जैसे अजनबी नहीं, हम सफ़र हो मेरा। कितना खूबसूरत दिन अचानक ज़िंदगी में आता है जब कोई अजनबी रूहे हम सफ़र बन जाता है।